This is lecture 15th for isomerism. This is today is 19th October. आज वाली क्लास में अपन मेजर कंटेंट जो लास्ट टर्म पे डिस्कस किया था वही अपने को आज डिस्कस करना है. नया कंटेंट भी पढ़ाएंगे लेकिन मेजर प्रॉपर्टीज जो है, मेजर कंसेप्ट कायरलिटी है आज की क्लास के लिए. याद रखे कायरल कार्बन होता है, कंपाउंड भी कायरल होता है लेकिन वो कायरल कार्बन होता है. अभी सिर्फ इतना समझे कि कंपाउंड होता है इनांशियोमर. दो कंपाउंड्स एक दूसरे के इनांशियोमर हो सकते हैं, लेकिन इनांशियोमर इसलिए होते हैं क्योंकि वो जो कार्बन एटम है वो कायरल था. अब कार्बन के अलावा भी दूसरे एटम्स कायरलिटी शो कर सकते हैं, लेकिन हमें सिर्फ कार्बन की कायरलिटी से लेना देना है. और कार्बन की कायरलिटी का मतलब हैंडेडनेस. उस मॉलिक्यूल को दूसरे मॉलिक्यूल के ऊपर, मतलब उसके दूसरे रिप्रेजेंटेशन के ऊपर अपन सुपर इम्पोज नहीं कर सकते हैं. नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज एनांशियोमर्स. ये स्टेटमेंट लर्न करें. नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज एनांशियोमर्स. तो ये जो कंपाउंड आपको दो कंपाउंड दिख रहे हैं, ग्रुप दो कंपाउंड दिख रहे हैं सबको. एक हाइड्रोजन ग्रुप है, एक OH ग्रुप है, एक मिथाइल ग्रुप है और एक इथाइल ग्रुप है. तो ये चारों ग्रुप्स कार्बन एटम पे लगे हुए हैं. अब इसके दो डिफरेंट फॉर्मेशंस बनते हैं. दो डिफरेंट फॉर्मेशन कैसे बन गए? एक है लेफ्ट वाला और एक है राइट वाला. तो अगर ये लेफ्ट और राइट के बीच में, ये क्या हो गया? ठीक है, तो अगर ये लेफ्ट और राइट के बीच में अपन एक बॉन्ड नहीं लगाएंगे, कैमरा भी नहीं लगाएंगे, मिरर लगाएंगे, मिरर. ठीक है, ये देखो एक रेड कलर का अपन ने मिरर लगा दिया, एकदम मस्त सेंट गोबेन ग्लास का. तो जिसकी इमेज जो है ऑब्जेक्ट पास में है उसकी इमेज पास में बनेगी. तो हाइड्रोजन की इमेज पास में बन गई, COH की भी इमेज दूर बन गई. ठीक है, अब ये जो है ये टू क्या है? ये टू इमेज है, बराबर है. जो कंपाउंड है उसकी इमेज है ये. और ये जो वन है, वन किधर गया? ये वाला वन. तो वन मतलब ये वाला वन. तो ये क्या है? ये रियल वाला है. मतलब दोनों ही कंपाउंड रियल है, लेकिन अपन रियल ना लिखते उसको ऑब्जेक्ट लिखेंगे. तो क्या आपको समझ में आ रहा है कि ये जो कंपाउंड है, ये दिस कंपाउंड कैन नॉट बी सुपर इम्पोज ऑन द मिरर इमेज. नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस आर कॉल्ड एज एनांशियोमर्स. एंड एनांशियोमरिज्म एग्जिस्ट्स बिकॉज ऑफ कायरल कार्बन एटम. एनांशियोमरिज्म जो होता है वो कायरल कार्बन एटम की वजह से एग्जिस्ट करता है. और कायरल कार्बन एटम की वजह से एग्जिस्ट करने की वजह से उसमें एनांशियोमरिज्म डेवलप होता है. मतलब नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज डेवलप होता है. कायर का मतलब होता है हैंडेडनेस. आपका हाथ दूसरे हाथ पे सुपर इम्पोज नहीं कर सकते, इसीलिए उससे टर्म बना कायरल, और उसीलिए टर्म बना कायरलिटी. और कंपाउंड्स में कायरलिटी होती है. तो एक एग्जांपल ले लेता हूँ मैं कायरलिटी का. तो कायरलिटी के लिए, जैसे ये जो कंपाउंड है ये अकायरल है, इसका मिरर इमेज बनाओगे तो भी मिरर इमेज उस पर सुपर इम्पोज हो सकता है. ठीक है, लेकिन अगर अपन ये वाला कंपाउंड देखे, इधर से मिथाइल ग्रुप लग गया और यहाँ पे ऐसे अपन मिरर रख दे, तो इधर मिथाइल ग्रुप, इसको इधर मिलेगा मिथाइल ग्रुप, बराबर है. तो ये क्या हो गया? ये इसके मिरर इमेज पे सुपर इम्पोज नहीं हो पाया. दिस कैनॉट बी सुपर इम्पोज ऑन इट्स मिरर इमेज. क्यों नहीं हो पा रहा है सुपर इम्पोज? क्योंकि ये एटम है ये कायरल कार्बन हो गया. अब लास्ट टाइम पे अपन ने देखा था कायरल कार्बन का मतलब क्या होता है. एक ऐसा कार्बन एटम जिसके चार डिफरेंट ग्रुप्स होते हैं. फोर डिफरेंट ग्रुप्स कायरल कार्बन. if the four different groups are chiral sorry if the four different groups are different, then that compound is called as, then that carbon is called as chiral compound, chiral carbon. Chiral carbon atom, all four groups मतलब all four bonds of carbon atom must be different. जो चार बॉन्ड्स है वो चारों की चारों बॉन्ड्स डिफरेंट होनी चाहिए. चारों बॉन्ड्स डिफरेंट होनी चाहिए तो उसको अपन कायरल कार्बन एटम बोलेंगे. ठीक है, इसमें कोई डाउट? अब तक जो पढ़ा है इसमें कोई डाउट? लास्ट टर्म पे जो पढ़ा है उसमें कोई डाउट? एनी डिफिकल्टीज? नेटवर्क आ रहा है ठीक से? नेटवर्क क्या आवाज आ रही है ठीक से? नेटवर्क तो मैं देखूंगा ना ठीक से आ रहा है कि नहीं. ठीक है, लेट अस मूव अहेड. तो फिर अपन देखते हैं आगे कि कायरलिटी. तो कायरलिटी क्या होता है सर? तो कायरलिटी मतलब एक मॉलिक्यूल जिसमें एक कार्बन एटम है जिसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट है. ये ऑलरेडी अपन ने स्टडी कर लिया है. ठीक है, फोर डिफरेंट ग्रुप. इंपॉर्टेंट पॉइंट. A molecule with more than one tetrahedral carbon atom bonded to four different groups is not always chiral. ठीक है, एक से ज्यादा अगर कार्बन एटम होंगे, मोर देन वन लिखा है ना, मोर देन वन कार्बन एटम होंगे तो वो अकायरल, वो कायरल नहीं बनेगा. मैंने बोला था ये पॉइंट बाद में देखेंगे, तो अभी भी बाद में देखेंगे, फ्यूचर में आएगा वो पॉइंट. स्विचिंग टू ग्रुप्स लीड्स टू एनांशियोमरिक मॉलिक्यूल. तो ये भी मैंने लास्ट टाइम पे पीछे वाले स्लाइड पे जाके एक्सप्लेन कर दिया था, आज फिर हो जाएगा वो.
और जो कायरल होता है वही स्टीरियोजेनिक सेंटर होता है। इसेंशियली एक एटम बियरिंग अ ग्रुप ऑफ सच नेचर दैट एन इंटरचेंज ऑफ एनी टू ग्रुप्स विल प्रोड्यूस अ स्टीरियो आइसोमर। स्टीरियो आइसोमरिज्म प्रोड्यूस करने के लिए अगर जैसे मैं स्विच ओवर कर दूं जैसे, तो स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब ये जो डबल बॉन्ड रहता है ना अपना डबल बॉन्ड, ये देखो डबल बॉन्ड है यहाँ पे मस्त एकदम, ए और बी ग्रुप्स लगा के रखे यहाँ पे, लेफ्ट साइड में भी अपन ने ए और बी ग्रुप्स लगा के रख दिए। अब इसका दूसरा कंपाउंड बना लेते हैं, तो आप लोगों को समझ में आएगा कि ये जो कंपाउंड में बना रहा हूँ ये सिस बन गया, और जो लेफ्ट वाला जो कंपाउंड था वो सिस था, और राइट वाला जो कंपाउंड बन गया वो ट्रांस बन गया। ये क्लिक हो रहा होगा जनता को। तो ऐसा है यहाँ पे कि ये जो डबल बॉन्ड है ना, ये डबल बॉन्ड, ये वाला डबल बॉन्ड भी एक स्टीरियोजेनिक सेंटर का काम कर रहा है। क्यों काम कर रहा है स्टीरियोजेनिक सेंटर का काम? क्योंकि एक ऐसा एटम है, एन एटम बियरिंग ग्रुप्स ऑफ सच नेचर, एन एटम बियरिंग ग्रुप्स ऑफ सच नेचर दैट एन इंटरचेंज ऑफ टू ग्रुप्स विल प्रोड्यूस अ स्टीरियो आइसोमर। इसमें अगर अपन इन दोनों ग्रुप्स का इंटरचेंज कर दे तो एक स्टीरियो आइसोमर बनेगा। सिस ट्रांस स्टीरियो आइसोमरिज्म है, EZ स्टीरियो आइसोमरिज्म है। तो ये चीज का अपन ध्यान रखिए कि स्टीरियोजेनिक सेंटर मतलब ऑप्टिकल आइसोमरिज्म से भी रिलेट कर सकते हैं और ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म से भी रिलेट कर सकते हैं। तो स्टीरियोजेनिक सेंटर GI में रहता क्या? हाँ रहता। OI में रहता क्या? हाँ रहता। लेकिन कायरल मॉलिक्यूल GI में रहता क्या? GI के लिए कोई कंडीशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। कायरल मॉलिक्यूल OI में रहता क्या? हाँ बिल्कुल रहता। पूरा का पूरा ऑप्टिकल आइसोमरिज्म ही कायरल कार्बन के ऊपर बेस्ड है। The whole concept of optical isomerism is based on chiral carbon। चार ग्रुप डिफरेंट तो chiral carbon बन जाएगा। ओके, सो डिफिकल्टीज, डाउट्स, एनी डाउट्स, एनी कंसर्न्स? नो कंसर्न्स। ठीक है, फिर कायरलिटी का एग्जांपल, ये जो चारों ग्रुप है, ये चारों ग्रुप डिफरेंट दिख रहे हैं अपने को, तो चारों ग्रुप डिफरेंट होने की वजह से कंपाउंड क्या बन गया? कायरल बन गया। ठीक है, अब जैसे ये एक पर्टिकुलर इनांशियोमर रहेगा, तो इसका कोई दूसरा इनांशियोमर बनाना पड़ेगा ना अपने को, तो इसका जो दूसरा इनांशियोमर बनेगा वो ऐसा बनेगा। देख लो, मैंने क्या किया, OH और H ग्रुप को वैसे रहने दिया, और पहले राइट साइड में इथाइल था ना, अब मैंने लेफ्ट साइड में इथाइल लगा दिया और राइट साइड में मिथाइल लगा दिया। तो ये दोनों कंपाउंड्स क्या है? इनांशियोमर्स ऑफ ईच अदर। ये दोनों कंपाउंड्स क्या है? ये दोनों कंपाउंड्स एक दूसरे के एनांशियोमर है। ये चीज अपन ने एक्सप्लेन कर लिया। किसी को कोई डाउट इसमें? एनांशियोमर तो पहले तो ये समझो कि अगर कार्बन कायरल होगा, अगर कायरल कार्बन होगा तभी एनांशियोमर की बात करेंगे, नहीं तो अगर कार्बन ही कायरल नहीं है तो फिर एनांशियोमर की बात ही नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये दो कंपाउंड्स क्यों कायरल है, ये दो कंपाउंड्स क्यों एनांशियोमर है? क्योंकि ये वाला जो ग्रुप दिख रहा है, ये वाला कार्बन एटम जो स्टार मार्क किया है, ये स्टार मार्क वाला कार्बन एटम क्या है? कायरल है। ठीक है, तो ऐसा लिख सकते हैं अपन। ठीक है, ये जो स्टेटमेंट लिखा है इसमें बहुत सारे वेरिएशंस मिलने वाले हैं। जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा अपन पढ़ेंगे उसके वेरिएशंस, बट फॉर द टाइमिंग इतना समझे कि जो दो कंपाउंड्स है जिनमें कायरल कार्बन एटम होता है वही एक दूसरे के एनांशियोमर होते हैं। ठीक है, कुछ जनता सोच रही है पता नहीं सर ये हर बार बोलते रहते हैं कि फ्यूचर में पढ़ेंगे, फ्यूचर में पढ़ेंगे, अभी इतना देख लो, अभी इतना देख लो, पता नहीं वो फ्यूचर कभी आएगा। ठीक है, तो प्लीज विश्वास रखें, पढ़ाएंगे, सब कुछ पढ़ाएंगे। ठीक है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम पे। अब तक भी पढ़ाया ही है ना, टाइम पास तो किया नहीं अभी तक। ठीक है, तो दो कंपाउंड्स जो एनांशियोमर्स है एक दूसरे के, वो क्यों है एनांशियोमर्स? क्योंकि उनमें कायरल कार्बन है। कायरल कार्बन का होना एक नेसेसरी कंडीशन है। कायरल कार्बन रहेगा तो कंपाउंड एनांशियोमर बन जाएंगे। और ये जो स्क्रीन पे दो कंपाउंड दिख रहे हैं, एक प्रिंटेड वाला और एक मैंने बनाया हुआ, ये दो कंपाउंड्स एक दूसरे के एनांशियोमर्स है। क्यों एनांशियोमर्स है? क्योंकि एक ग्रुप को अपन ने एक्सचेंज कर दिया। तो एक चीज हमेशा याद रखना कि एनांशियोमर बनाने के लिए कायरल कार्बन पे दो ग्रुप्स को इंटरचेंज कर दो। एनांशियोमर बनाने के लिए कायरल कार्बन पर जो चार ग्रुप्स है उसमें से कोई भी दो ग्रुप को सिलेक्ट करके
उनके प्लेसेस एक्सचेंज कर दो, उनके प्लेसेस एक्सचेंज कर दोगे तो जो नया कंपाउंड बन गया वो पिछले वाले कंपाउंड का एनांशियोमर बन जाएगा, वो पिछले वाले कंपाउंड का ऑप्टिकल आइसोमर बन जाएगा। 4 ग्रुप्स में से कोई भी 2 ग्रुप सिलेक्ट करना और वो जो 2 ग्रुप्स है उन दोनों ग्रुप्स को एक्सचेंज कर देना, ऑप्टिकल आइसोमर मिल जाएगा आपको, एनांशियोमर मिल जाएगा। बस रिक्वायरमेंट ये है कि जो कार्बन था वो कायरल होना चाहिए, चारों ग्रुप्स उसके डिफरेंट होंगे तभी ऐसा एक्सचेंज करके मतलब आएगा। यदि चारों ग्रुप्स डिफरेंट नहीं होते तो एक्सचेंज करके कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है, डिफिकल्टीज, डाउट्स, जनता बोर हो रही है क्या? प्लीज डाउट पूछ लो, शर्माओ मत, अपनी घर की बात है। आदित्य, सर एक बार कार्बन कैसे कायरल होता नहीं कायरल होता वो एक बार बता दो ना। ठीक है आदित्य, आपको ये समझेगा कि एक कार्बन एटम के अराउंड अगर 4 डिफरेंट ग्रुप है तो उसको कायरल बोलेंगे, ये समझा क्या? यस। ठीक है, और अगर 2 ग्रुप सेम हो गए तो उसकी कायरलिटी खत्म हो गई, ये समझा? यस। 3 ग्रुप सेम हो गए तो भी कायरलिटी खत्म हो गई, 4 ग्रुप सेम हो गए तो भी कायरलिटी खत्म हो गई। मतलब कायरल कार्बन बनने के लिए कार्बन के चारों जो ग्रुप्स है उसकी जो चारों वैलेंसीज है वो चारों वैलेंसीज यूनिक होनी चाहिए, नए नए ग्रुप्स होने चाहिए वहां पे, जैसे इस कंपाउंड में दिख रहा है। इस कंपाउंड में हाइड्रोजन, ओएच ग्रुप, मिथाइल ग्रुप और इथाइल ग्रुप, ऐसे चारों डिफरेंट ग्रुप्स दिख रहे हैं। अगर लेफ्ट में और राइट में दोनों मिथाइल मिथाइल होता तो ये कंपाउंड अकायरल बन जाता। अगर इस कंपाउंड में एक भी एक्स्ट्रा हाइड्रोजन आ जाता, इथाइल की जगह बोलो, मिथाइल की जगह बोलो, ओएच की जगह बोलो, एक भी ग्रुप रिपीट हो जाए तो वो चीज क्या बन जाएगी? अकायरल बन जाएगी। और कायरल कार्बन ही ऑप्टिकल आइसोमरिज्म शो करते, कायरल कार्बन ही एनांशियोमर्स बनाते। क्यों एनांशियोमर बनाते हैं? क्योंकि उनके 2 ग्रुप्स को अपन एक्सचेंज करके नया कंपाउंड बना सकते हैं। अगर अकायरल कार्बन के 2 ग्रुप को एक्सचेंज करोगे तो नया कंपाउंड नहीं मिलेगा, वही सेम कंपाउंड मिलेगा। आदित्य कमेंट करेंगे? यस सर। ठीक है, गुड। और किसी को कोई डाउट, कोई क्लैरिफिकेशन? नहीं डाउट है तो प्लीज हाथ उठा के यही बोल दो कि सर ये चीज फिर से पढ़ा दो। बोलिए तला। सर एक कायरलिटी सिर्फ कार्बन के लिए डिफाइन है क्या? नहीं सर, कायरलिटी दूसरे भी एटम्स के लिए डिफाइंड रहती है, लेकिन हम लोग सिर्फ कार्बन के लिए बात करेंगे। आप लास्ट टाइम पे नहीं थे क्या? हाँ सर। ठीक है, तो लास्ट टाइम पे नाइट्रोजन की कायरलिटी बताई थी मैंने। तो नाइट्रोजन पे जैसे 3 ग्रुप, नाइट्रोजन का वैलेंसी 3 है, तो तीनों हाइड्रोजन अगर रहेंगे तो नाइट्रोजन अकायरल बन जाएगा। लेकिन अगर तीनों ग्रुप डिफरेंट है, हाइड्रोजन, ड्यूट्रियम, ट्रिटियम, तो उसको कायरल बोलेंगे। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ कार्बन कायरलिटी शो करता है, क्या बाकी एलिमेंट्स भी शो करते हैं, हम लोग सिर्फ कार्बन के बारे में बात करेंगे। ओके सर, ठीक है। चलो, और कोई डाउट इसमें? आगे बढ़े अपन, लेट अस मूव अहेड। फिर कायरलिटी हमें कैसे पता चलेगा? सर ये सब तो ठीक है, लेकिन हमें पता कैसे चलेगा कि कायरलिटी है या नहीं है? तो एक तो चीज मैंने ये बता दी कि चारों ग्रुप्स देख लेना, और दूसरा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्लेन ऑफ सिमेट्री। यदि कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री होता है, मतलब वो कंपाउंड सिमेट्री वाला है, सिमेट्रिकल है, तो वो कंपाउंड क्या हो जाएगा? ओ कायरल हो जाएगा। और अगर कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो कंपाउंड कायरल हो जाएगा। ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री exists or chiral, plane of symmetry is absent, कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है तो वो कंपाउंड क्या बन गया? वो कंपाउंड उस केस में कायरल कंपाउंड बन चुका है। प्लेन ऑफ सिमेट्री अगर है कंपाउंड में तो अकायरल। जैसे यहाँ पे 2 कंपाउंड देख लो, जो लेफ्ट वाला कंपाउंड दिख रहा है ए वाला, उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री दिख रहा है, ये CH3 के सामने CH3 आ गया, सेम सेम ग्रुप आया ना, तो सेम सेम ग्रुप आने की वजह से उसमें से प्लेन ऑफ सिमेट्री चला गया। प्लेन ऑफ सिमेट्री जाने की वजह से उसने उसका यूनिकनेस खो दिया। मैंने बोला ना, चारों ग्रुप सेम नहीं होने चाहिए, चारों ग्रुप यूनिक होने चाहिए, ऑल द 4 ग्रुप्स मस्ट बी डिफरेंट। तो इसमें देखो CH3 सेम सेम ग्रुप आ गया, तो ये जो कार्बन एटम है, ये कार्बन एटम कायरल नहीं है। ये कार्बन एटम क्या है? ये कायरल कार्बन एटम, ये कार्बन एटम अकायरल है। लेकिन अगर ये वाला अपन कार्बन एटम देखे तो ये नहीं, ये काले वाला, यहाँ पर भी ये काले कलर का,
तो ये वाला जो कार्बन एटम है ये कायरल है, ठीक है। तो यही कंपाउंड जो लिखे यहाँ पे बनाए हैं ना, जिसके फोटो है ना, वो फोटो वाले ही एग्जांपल लिखे हैं यहाँ पे। और अब मॉलिक्यूल विथ प्लेनो सिमेट्री कैन नॉट बी कायरल, लर्न कर लेना। और प्लेनो सिमेट्री क्या रहता है भाई, तो प्लेनो सिमेट्री रहता है एन इमेजिनरी प्लेन दैट बाइसेक्ट्स द मॉलिक्यूल इन सच अ वे दैट टू हाफ्स ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। तो जैसे ये जो क्लोरीन है, ये आधा क्लोरीन इधर रहेगा, आधा क्लोरीन मिरर के पीछे रहेगा। मिरर के पीछे CH3, मिरर के सामने हाइड्रोजन, मिरर के पीछे आधा कार्बन, मिरर के आगे आधा कार्बन, और ये मिरर के पीछे आधा हाइड्रोजन देखो दिख रहा है थोड़ा सा, और मिरर के आगे आधा हाइड्रोजन। तो वो प्लेन ऑफ सिमेट्री है। बी वाले कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं रहा, एब्सेंट रहा, तो उसको बोलना कायरल, और प्लेन ऑफ सिमेट्री रहा तो उसको बोलना अकायरल। तो दो चीजें बताई मैंने कायरलिटी की, चारों ग्रुप डिफरेंट, कायरल। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है, कायरल। इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूं और फिर शांतनु का डाउट लेंगे अपन। ऑल फोर, ऐसा नहीं, कायरलिटी, all four groups are different, ये हो गया पहली कंडीशन। और दूसरी कंडीशन, प्लेन ऑफ सिमेट्री मस्ट नॉट बी इन द कंपाउंड, कंपाउंड में प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए। कहाँ रखूँ इसको, यहीं छोड़ देता हूँ। प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं होना चाहिए कंपाउंड में, और चारों जो ग्रुप्स है वो डिफरेंट होने चाहिए, फिर कायरलिटी एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। बोलिए शांतनु। सर वो जो है, जो अपने फिगर में जो लेफ्ट वाली फिगर है उसको मार्क किया अकायरल करके, हाँ, तो उसमें जो CH3 है दोनों वो एक दूसरे के 180 डिग्री पे नहीं है ना, 109 डिग्री पे होंगे ना, मतलब उसके हाँ, आसपास। 109 तो डिग्री फिर बराबर। तो फिर सर वो मिरर इमेज नहीं बोलते आएंगे ना, क्योंकि मिरर इमेज तो यार 180 पे हुई तो ही वो मिरर इमेज होंगी, सिमेट्रिक होगा। तो अभी सिमेट्रिक नहीं है तो फिर उसको कायरल बोलेंगे, ऐसा क्यों नहीं? नहीं सर, वो सिमेट्रिक है ना, सिर्फ 180 डिग्री पे हो तभी मिरर इमेज बनेगा, ऐसा थोड़ी है। आप ये सोचो कि बीच का काले कलर का गोला है, वो जो बीच का काले कलर का गोला है वो आधा गोला मिरर के सामने, आधा गोला मिरर के पीछे। लेकिन वो जो काले कलर का गोला है उसमें से एक ऐसी लाइन आ रही है 54 डिग्री पे, सोचो 54 डिग्री पे टू द मिरर, 54 डिग्री बाहर की तरफ एक ऑब्जेक्ट है, तो उसका इमेज मिरर पे अंदर साइड बनेगा ना 54 डिग्री एंगल पे। जैसे आप मिरर के सामने खड़े रहते हैं तो आपकी इमेज एग्जैक्टली पीछे बनती है, लेकिन अगर आप मिरर को टच करके थोड़े से टेढ़े खड़े हो जाओ तो आपकी इमेज भी मिरर को टच करके मिरर के अंदर टेढ़ी दिखाई देगी। यस सर, यस सर। तो वही CH3 हो रहा है यहाँ पे। ये क्लिक हुआ क्या शांतनु आपको, टेढ़ा दिखने वाला? हाँ सर, हुआ सर। हाँ, यस सर। वेरी गुड। तो CH3 ग्रुप क्या है, एक दूसरे के मिरर इमेज है। इनफैक्ट सिर्फ CH3 ग्रुप नहीं, वो जो बॉन्ड है वो बॉन्ड भी मिरर इमेज है। हाइड्रोजन और क्लोरीन के साथ क्या हो रहा है, वो तो आधा एटम मिरर के बाहर और आधा एटम मिरर के पीछे चला गया, इसलिए मिरर इमेज बना। मतलब एप्पल, अभी अपन एप्पल को एग्जैक्टली बीच में से कट करते हैं तो बोलते हैं ना वन हाफ ऑफ द एप्पल इज द मिरर इमेज ऑफ द अदर हाफ। तो वैसा एटम को कट किया है एप्पल के जैसा। लेकिन जो CH3 है वो CH3 बिल्कुल फैक्ट्री में बनाए हुए संतरे के जैसा है, ठीक है। अगर आप कभी बाहर घूमने जाओ, बाहर म्हणजे विदेश, तो वहां पे फ्रूट वगैरह मॉल में मिलते हैं, मुंबई पुणे में भी मिलते हैं। अपने कैसा अपन सब्जी खरीदने, भाजी खरीदने, फल फूल खरीदने रास्ते पे जाते हैं, तो वहां पे सब्जियां भी मॉल में मिलती है। तो वहां पे अगर आप कभी जाके ऑरेंज देखो या एप्पल्स देखो तो ऐसा लगता है कि 3D प्रिंटर से निकाल के कट कॉपी पेस्ट करके किसी ने एप्पल्स या ऑरेंजेस रख दिए क्या। सारे ऑरेंजेस सेम दिखते हैं, सबके सब ऑरेंज कलर के रहते हैं, खराब भी नहीं होते, 10-10 दिन तक बिल्कुल वैसे के वैसे ही दिखते हैं। तो वैसे ही कुछ CH3 को इमेजिन करो। हमारे गांव में कैसा ऑरेंज मिलता है, कुछ हरे रहेंगे, कुछ येलोइश कलर के रहेंगे, है ना, कुछ बड़े रहते हैं, कुछ छोटे रहते हैं। मॉल में जो ऑरेंज मिलते हैं, रिलायंस डिजिटल वगैरह में जो, अगर आप कभी गलती से गए देखने तो वहां पे ऑरेंज देखना, वहां के केले देखना, ऐसा लगता है कि मशीन में से निकाल के लाए गए, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे CH3 ग्रुप के बारे में इमेजिन करिए। क्या हो रहा है कि जो CH3 अंदर है वो बाहर के CH3 का मिरर इमेज है। और भी इसमें इंटरेस्टिंग चीज सोचो,
वो कार्बन कार्बन तो मिरर इमेज है ही, लेकिन अंदर के कार्बन ने 3 हाइड्रोजन एटम्स उसके 109 पे है, तो बाहर के कार्बन पे भी 3 हाइड्रोजन एटम्स उसके 109 पे रहेंगे। अंदर वाले के 3 हाइड्रोजन अंदर दूर अंदर जाएंगे, तो बाहर वाले के 3 हाइड्रोजन एटम्स ज्यादा बाहर आएंगे। तो नॉट जस्ट द कार्बन एटम इज हैविंग इट्स मिरर इमेज, कार्बन के साथ साथ वो जो चॉकलेटी कलर का कार्बन एटम है उसके जो 3 हाइड्रोजन अंदर है वैसे ही 3 हाइड्रोजन बाहर भी है, एंड ईच हाइड्रोजन इज हैविंग इट्स ओन मिरर इमेज। यहां पे अगर मैं इस CH3 की जगह पे CH2 ड्यूटेरियम कर दूं तो ये मिरर इमेज वाली कंसेप्ट खत्म हो जाएगी, फिर वो कायरल बन जाएगा। और कायरल क्यों बनेगा? क्योंकि ये जो काले कलर का कार्बन एटम है उस पे एक साइड तो है मिथाइल ग्रुप, लेकिन एक साइड है मिथाइल पे ड्यूटेरियम वाला ग्रुप, मतलब पूरा CH3 नहीं है। तो बहुत ध्यान से सोच समझ के डिसाइड करें कि चारों ग्रुप डिफरेंट है, मतलब वाकई में डिफरेंट होने चाहिए। आई होप ये वाला पॉइंट जनता को क्लिक हुआ होगा। इमेजिनेशन पे डिपेंडेंट है ये कंसेप्ट। ठीक है, अपन आगे बढ़े फिर। किसी को कुछ पूछना है इसमें प्लीज पूछ लो, नहीं पूछना है बहुत बढ़िया। हाँ, अभी ये बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ कायरलिटी है, लास्ट वन पे किसी ने बताया था बायोलॉजी के बारे में। तो अभी कैसा है कि ये एग्जैक्टली मुझे नहीं पता है लेकिन वो रिसेप्टर साइड कुछ तो भी रहता होगा। ये वाला जो मॉलिक्यूल है लेफ्ट हैंड साइड वाला मॉलिक्यूल वो बराबर फिट बैठ जाएगा इसमें, कुछ तो भी ऐसा रहता है ना सबस्ट्रेट, वो सबस्ट्रेट में जाके वो अटैक करने वाली चीज रहती है। तो उसका जो कायरल कंपाउंड है उसका जो इनांशियोमर है वो वाला इनांशियोमर ठीक से नहीं बैठ पाएगा। ठीक है, फिर ये मत बोलना कि सर वो जो इनांशियोमर उसको थोड़ा घुमा देते हैं अपन, ऐसा 109 पे घुमा देंगे तो हो जाएगा क्या? इस वाले कंपाउंड को 109 पे घुमाओगे तो भी ये नहीं बनने वाला। ये बनाने के लिए आपको इसमें से 2 ग्रुप्स को इंटरचेंज करना पड़ेगा, घुमाने से काम नहीं बनने वाला। घुमाने से किस में काम बनता? अकायरल वाले में, जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री है। तो प्लेन ऑफ सिमेट्री वाले कंपाउंड्स, अकायरल कार्बन एटम वाले कंपाउंड्स मॉलिक्यूल में 2 ग्रुप्स एक्सचेंज करेंगे तो भी सेम कंपाउंड मिलेगा। ठीक है, लेकिन इसका उल्टा कंसेप्ट, बिना POS वाले कंपाउंड्स कायरल कार्बन एटम वाले कंपाउंड्स मॉलिक्यूल में 2 ग्रुप्स एक्सचेंज करेंगे तो एनांशियोमर मिलेगा। और इसका एग्जांपल यहाँ पे डायग्राम में गिवन है, कहाँ रखूँ इसको? पता नहीं यार क्या हो रहा है, ठीक है छोड़ो। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स लिखे हैं अपन ने यहाँ पे, मस्त पॉइंट है। आप देखो ये वाले मॉलिक्यूल को घुमा के इमेजिन करो, ये जो पिरामिड वाली चीज है ये हाइड्रोजन की जगह आएगी, हाइड्रोजन वाली चीज NH3 की जगह आएगी और NH3 वाली चीज पिरामिड की जगह जाएगी। तो उससे ये थोड़ी बना, कोई भी 2 ग्रुप को एक्सचेंज कर लेंगे तो ये बनेगा, इसलिए 2 ग्रुप्स को एक्सचेंज करना जरूरी है। 2 ग्रुप्स को एक्सचेंज करेंगे तभी उसका एनांशियोमर बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो है ये मिरर है, ये मिरर है, और ये जो 2 कंपाउंड्स है ये एक दूसरे के क्या है? ये एक दूसरे के एनांशियोमर है। These 2 compounds are enantiomers of each other. ठीक है, difficulties, doubts, please ask. बोलिए हर्षद। सर ये 2 पॉइंट्स फिर से एक्सप्लेन करो। हाँ देखो, पहला वाला पॉइंट ऑरेंज कलर का पॉइंट क्या बोल रहा है? जो कंपाउंड में प्लेनो सिमेट्री रहता है, वो जो कंपाउंड ऐसा जिसमें प्लेनो सिमेट्री है उसमें तो कार्बन एटम है वो तो अकायरल हो गया ना, उसके तो कम से कम 2 ग्रुप सेम आ गए।
ज्यादा भी सेम आ सकते हैं, लेकिन कम से कम 2 ग्रुप सेम आ गए, मतलब वो कंपाउंड का यूनिकनेस खत्म हो गया। अब वो कंपाउंड का यूनिकनेस अगर खत्म हो गया तो उसके 2 ग्रुप अगर अपन एक्सचेंज कर भी दे तो भी वो मॉलिक्यूल सेम ही बनेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं अकायरल कार्बन एटम वाला मॉलिक्यूल। लेकिन अगर अपन जो कंपाउंड बोर्ड पे गिवन है बायोलॉजिकल एग्जांपल वाला, उसके चारों ग्रुप्स डिफरेंट है, ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट। अब वो जो ऑल द 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट वाली कंडीशन है, उस केस में अगर अपन कोई भी 2 ग्रुप को एक्सचेंज कर लेंगे तो एनांशियोमर बनेंगे। तो पहले तो आप ये समझो कि एनांशियोमर बनने के लिए मॉलिक्यूल को घुमा के काम नहीं चलता। उधर कैसे सिस ट्रांस में ऐसा थोड़ी बोलते थे अपन कि एक कार्बन एटम को घुमा लेंगे तो नया मॉलिक्यूल बन जाएगा, वो घूमता थोड़ी है। तो वैसा यहाँ पर मॉलिक्यूल को घुमा के काम नहीं बनने वाला। हाइड्रोजन और पिरामिड वाले ग्रुप को CO2 माइनस और हाइड्रोजन वाले ग्रुप को निकाल के उनकी प्लेसेस एक्सचेंज करेंगे तभी एनांशियोमर बनेगा, उसके बिना एनांशियोमर नहीं बनता। बोलिए हर्षद, समझा क्या? यस सर। ठीक है, और कोई डाउट सर इसमें? ठीक है, और कोई डाउट नहीं है आई अज्यूम। अपन आगे बढ़ते हैं अभी। ठीक है, अभी ये जो प्लेन पोलराइज लाइट है इसके बारे में थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन। क्या होता है जो नॉर्मल लाइट, ये ऑलरेडी लास्ट टाइम पे हुआ है, अपन डिस्कस करते हैं। ये नॉर्मल लाइट ऐसा रहता है और प्लेन पोलराइज लाइट ऐसा रहता है। इफ द लाइट इज पास थ्रू पोलराइजर ओनली वन प्लेन इमर्जेस। तो लाइट इमर्जेस इन ऑल द प्लेन्स, लाइट एग्जिस्ट इन ऑल द प्लेन्स, ठीक है। बहुत बढ़िया, इलेक्ट्रिक फील्ड सब तरफ रहती है, अपने को ज्यादा लेना देना नहीं है इससे। लेकिन अगर प्लेन पोलराइज लाइट से पास किया हुआ लाइट है तो उसमें एक ही डायरेक्शन में लाइट मिलता है, ठीक है। सो एनांशियोमर्स हैव ऑलमोस्ट ऑल आइडेंटिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन वो क्या करते हैं, दे रोटेट द प्लेन ऑफ द पीपीएल इन इक्वल बट अपोजिट डायरेक्शन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इस पे सोचो थोड़ा। अभी ऑप्टिकल आइसोमर बोला ना, तो ऑप्टिकल आइसोमर मतलब कुछ तो भी लाइट से रिलेटेड रहेगा, ऑप्टिक्स है ना। तो लाइट से कैसा रिलेटेड है ये कॉन्सेप्ट? जो इनांशियोमर्स रहते हैं वो प्लेन पोलराइज लाइट को इक्वल मैग्नीट्यूड से लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो सोचो जैसे 2 इनांशियोमर, अपन ने कैसा ई और जेड देखा था, तो ई और जेड क्या थे, 2 ज्योमेट्रिकल आइसोमर थे। तो वैसे ही 2 इनांशियोमर है अपने पास में, इनांशियोमर 1, इनांशियोमर 2। अगर इनांशियोमर 1 पीपीएल को 30 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट करता तो इनांशियोमर 2 उसको -30 डिग्री रोटेट करेगा। -30 डिग्री मतलब एंटी क्लॉकवाइज 30 डिग्री लेके जाएगा वो। सोचो इस चीज को। इनांशियोमर्स जो है वो प्लेन पोलराइज लाइट को अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं और रोटेशन का मैग्नीट्यूड सेम रहता है। तो सेम क्वांटिटी से रोटेट करते हैं लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट करते हैं। तो 2 इनांशियोमर रहेंगे, एक रोटेट करेगा पॉजिटिव डायरेक्शन में तो दूसरा रोटेट करेगा निगेटिव डायरेक्शन में। इस चीज को लर्न करना। ओके, डिफिकल्टीज, एनी डाउट्स इन दिस? नो डाउट्स? तो ये एक डायग्राम है, देख लो क्या हो रहा है। यहाँ पे लाइट सोर्स है, उसमें से नॉर्मल लाइट आ रहा है, पोलराइजर लगा दिया, फिक्स वाला पोलराइजर है। अब उसमें से पोलरीमीटर ट्यूब में कंपाउंड रहता है, ठीक है। अब ये पोलरीमीटर ट्यूब में कंपाउंड होने की वजह से वो लाइट क्या हो गया, डेविएट हो गया, है ना। और पहले कितना था, 0 डिग्री पे था, बाद में कितने पे रोटेट करना है, कुछ कुछ थीटा पे रोटेट कर रहा है, एंगल थीटा। तो ये जो डिग्री स्केल है फिक्स्ड वाली है, लेकिन इसका जो एनालाइजर है उसको रोटेट कर सकते हैं। तो अगर अपन उसको ऐसा वर्टिकल रखेंगे इसके जैसा, तो फिर तो कोई लाइट नहीं मिलेगा, फिर उसको 2-2 डिग्री से घुमाते जाना और फिर देखना कहाँ पे लाइट मिलता। तो जो डायरेक्शन में लाइट मिलेगा मतलब उतने एंगल से वो लाइट डेविएट हो चुका है। तो क्या हो रहा है, ऑप्टिकल कंपाउंड की वजह से, ऑप्टिकल आइसोमरिज्म वाले कंपाउंड की वजह से, किसी इनांशियोमर की वजह से, लाइट का पाथ डेविएट हो रहा है।
लाइट रोटेट हो रहा है, तो लाइट रोटेट हो रहा है इसलिए उसको बोलेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। इसलिए हम प्लेन पोलराइज लाइट यूज करते हैं, क्योंकि अगर ओवरऑल वाला लाइट यूज किया सादा वाला तो उससे तो पता ही नहीं चलेगा ना घूमने के बाद। इसलिए एक ही प्लेन में लाइट को मूव कराते हैं और फिर उसको पोलरीमीटर ट्यूब से पास करवाते हैं। पोलरीमीटर ट्यूब में अपन क्या करते हैं, अपन कायरल कंपाउंड डालते हैं, कायरल कार्बन वाला ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड डालते हैं। ऐसे कंपाउंड को ऑप्टिकली एक्टिव बोलते हैं। ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, द कंपाउंड which shows some rotation for PPL, एक ऐसा कंपाउंड जो कुछ रोटेशन दिखाता है प्लेन पोलराइज लाइट के लिए। दिस कंपाउंड शोज सम रोटेशन फॉर प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट। कंसर्न्स, डाउट्स, डिफिकल्टीज, पूछना है किसी को कुछ? बहुत बढ़िया, ठीक है। अब हाँ, ओम बोलिए। यस ओम। अब कोई कंपाउंड पीपीएल को कितने एंगल पे रोटेट करेगा, फिक्स रहता क्या? हाँ, तो वो चीज डिपेंड करता है उसके कॉन्सेंट्रेशन पे। ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो ज्यादा रोटेट करेगा, कम कॉन्सेंट्रेशन रहेगा तो कम रोटेट करेगा। लेकिन पर यूनिट कॉन्सेंट्रेशन के लिए वैल्यू फिक्स रहती। मॉलिक्यूलर मास कैसा फिक्स रहता है? HCl का 36.5 है, तो वैसा अगर कोई ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है जैसे 2-ब्यूटेनॉल, तो 2-ब्यूटेनॉल सपोज 15 डिग्री से रोटेट करता हूँ तो 1 मोल उसका 15 डिग्री से ही रोटेट करेगा। वो चीज दुनिया भर के लिए कांस्टेंट वैल्यू है। इससे समझ गया। हाँ, लेकिन फिर वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। मतलब सोचो ना, ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन वाला अपन सॉल्यूशन बनाएंगे तो फिर वो डबल कॉन्सेंट्रेशन है तो जो 15 डिग्री से रोटेट कर रहा था वो 30 डिग्री से रोटेट करेगा। उतना अपन डेवलप कर सकते लॉजिक। लेकिन फॉर यूनिट कॉन्सेंट्रेशंस, द वैल्यू ऑफ एंगल इज फिक्स्ड। अब क्योंकि जनता ने पूछा है तो मैं उसको बता देता हूँ, उसको बोलते हैं अल्फा नॉट। ठीक है, उस चीज को बोला जाता है स्पेसिफिक रोटेशन। ठीक है, अल्फा नॉट होता है स्पेसिफिक रोटेशन। फिर और एक रहता है दूसरा अल्फा, और ये जो अल्फा रहता है इसको बोलते हैं सिर्फ रोटेशन। और जो अल्फा रहता है वो किस पे डिपेंड करता है, अभी मैंने बताया। सो अल्फा डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन एंड ऑल्सो ऑन द लेंथ ऑफ द ट्यूब। तो सोचो वो जो ट्यूब है वो ज्यादा लंबा ट्यूब रहेगा तो ज्यादा एंगल से डेविएट करेगा। उधर देखो, अगर आप डायग्राम ध्यान से देखें तो जो पोलरीमीटर ट्यूब है उसमें थोड़े थोड़े डिस्टेंस पे वो लाइट का थीटा बढ़ रहा है। अगर वो पोलरीमीटर ट्यूब और लंबा अपन लेंगे तो वो थीटा और बढ़ेगा, फिर और लंबा लेंगे तो थीटा और बढ़ेगा। बहुत लंबा ट्यूब लेंगे तो थीटा वापस 360 डिग्री हो सकता है, पूरा का पूरा लाइट घूम के वापस आ गया, पॉसिबल है। ठीक है, तो इसमें एक छोटा सा फॉर्मूला है, अपन इस पे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे प्रैक्टिस बाद में। अल्फा इज इक्वल टू अल्फा नॉट टाइम्स कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ, कॉन्सेंट्रेशन एंड लेंथ। लेकिन इसमें जो कॉन्सेंट्रेशन लिखते हैं ये अपन ग्राम पर लीटर में लिखते हैं। और ये आपने बोला ना कि वो एंगल चेंज होते रहता है टाइम टू टाइम। हाँ, टाइम टू टाइम नहीं, लेंथ टू लेंथ। तो फिर वो लेंथ टू लेंथ, तो फिर स्पेसिफिक रोटेशन कौन सा एंगल रहता है फिर वो? हाँ, स्पेसिफिक रोटेशन अभी आप मेरे को बताओ कि 1 न्यूटन फोर्स क्या रहता है? 1 न्यूटन फोर्स रहता है। नहीं मतलब हाँ, डिग्री पर रहता है वो। हाँ, डिग्री पे रहता है, 15 डिग्री, 20 डिग्री, 17.5 डिग्री, ऐसा डिग्री में आंसर आता है उसका। नहीं सर, मैं कह रहा था कि वो आपने बोला ना कि अगर ट्यूब की लेंथ बढ़ गई तो एंगल भी वो बढ़ जाएगा, वो घूम जाएगा ज्यादा। हाँ तो फिर वो स्पेसिफिक रोटेशन भी मतलब वो एक स्पेसिफिक लेंथ पे रहेगा ना कि हाँ हाँ कांस्टेंट रहेगा? हाँ, बराबर, एक स्पेसिफिक लेंथ पे रहेगा। जैसा कॉन्सेंट्रेशन के लिए मैंने बोला ना 1 मोल के लिए रहेगा, तो वैसा लेंथ के लिए भी कांस्टेंट रहता है। और वो जो लेंथ रहता है वो 1 डेसीमीटर की लेंथ लेते हैं अपन। मतलब उसके लिए लेंथ फिक्स करेंगे तभी अल्फा नॉट डिफाइन होएगा। ठीक है सर, समझ गया। हाँ ओके, तो अभी जैसे इधर इक्वेशन देखो राइट साइड में जो लिखा है मैंने, तो ये वाला जो इक्वेशन है इसमें क्या दिख रहा है? अल्फा दिख रहा है, अल्फा नॉट दिख रहा है, कॉन्सेंट्रेशन दिख रहा है और लेंथ दिख रहा है। लेकिन जो कॉन्सेंट्रेशन है उसका यूनिट ग्राम पर लीटर है और जो लेंथ है उसका यूनिट डेसीमीटर है। मतलब 1 डेसीमीटर की ट्यूब लेंगे
और 1 ग्राम पर लीटर का सॉल्यूशन बनाएंगे तो वो जितना एंगल का रोटेशन करवाता उसको बोलते हैं स्पेसिफिक रोटेशन, और बाकी सारे रोटेशंस उसके रिस्पेक्ट में डिफाइन करते हैं। ओम रिप्लाई करो। ओम हाँ, यस सर, हाँ, समझ गया सर। समझ गया, ओके थैंक यू। शांतनु डाउट पूछो। सर ये जो आपने फॉर्मूला लिखा है राइट में, वो मतलब अभी काम का नहीं है ना? अभी मतलब अभी 2-3 लेक्चर के बाद में कि आ है जाएगा उसका पोर्शन काम। में? हाँ पोर्शन में है, हाँ पोर्शन में है, अभी काम का नहीं, मतलब आने वा- अभी 1-2 दिन हाँ काम नहीं है उसका, लेकिन आने वैसे वाला है। आने वाला, अब भी आता, अब भी आता, ठीक है। डिफिकल्ट नहीं है वो फॉर्मूला, सिंपल है। वो क्या बोल रहा है कि अभी जो एंगल रहेगा वो लेंथ बढ़ाएंगे तो एंगल बढ़ता है, कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंगल बढ़ता है। अरे लेकिन किससे बढ़ता, तो कोई तो रेफरेंस रहना चाहिए ना, तो वो रेफरेंस को नाम दिया अल्फा नॉट स्पेसिफिक रोटेशन। मतलब 1 लीटर के सॉल्यूशन में 1 ग्राम का अपन मॉलिक्यूल डालेंगे और 1 डेसीमीटर क्यूब की ट्यूब लेंगे तो जो भी अल्फा की वैल्यू आएगी वो स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू आएगी। बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चंस आते हैं इसके, अपन कर लेंगे प्रैक्टिस, कोई बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है ये चीज, ठीक है। तो आगे बढ़े फिर। एनी डिफिकल्टीज इन दिस, कोई डाउट, किसी को कुछ पूछना है पूछ लो प्लीज। नहीं पूछना है, आगे बढ़ते हैं। बोलिए सर, अनम्यूट तला। सर अभी आपने क्या बोला, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था बिल्कुल। अरे यार, ठीक है, मैंने ये बोला कि जो अल्फा रहता है, एक रहता है अल्फा, एक रहता है अल्फा नॉट और एक रहता है सी और एल। अल्फा की जो वैल्यू है वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करता, अल्फा की जो वैल्यू है वो लेंथ पे भी डिपेंड करता। अब कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा, लेंथ बढ़ेगा तो अल्फा बढ़ेगा, लॉजिकल चीज है। लेकिन किससे, तो वो चीज बढ़ती है स्पेसिफिक रोटेशन से, और वो स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू अल्फा नॉट है। बस इतना ही बताया मैंने। तला आपकी आवाज नहीं आ रही है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा, बाद में यूट्यूब वगैरह पे देख लेना। हाँ अभी देखो ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अभी जैसे अपन ने वहां कैसे देखा था ई और जेड कॉन्फ़िगरेशन, फिर अभी अपन ने देखा ना कि वो जो लाइट को है वो डेविएट करता, तो कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे रहेंगे जो पॉजिटिव डायरेक्शन में डेविएट करेंगे, कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे रहेंगे जो निगेटिव डायरेक्शन में डेविएट करेंगे। तो राइट वाले मॉलिक्यूल्स डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लेफ्ट वाले मॉलिक्यूल्स लीवो रोटेटरी। तो अभी आप लोग देखो कि अगर मैं लिखूं 2 ब्यूटीन, तो 2 ब्यूटीन लिखने से समझ में नहीं आता कि वो कौन सा ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। तो उसके लिए क्या लिखना पड़ता अपने को, उसके लिए लिखना पड़ता सिस टू ब्यूटीन या फिर ट्रांस टू ब्यूटीन। तो सामने वाले ने अगर सिर्फ 2 ब्यूटीन बोला तो अपने को ब्यूटीन समझ में आता, 2 ब्यूटीन समझ में आता, लेकिन वो सिस टू ब्यूटीन रहेगा कि ट्रांस टू ब्यूटीन रहेगा, उसके लिए मोर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। तो ये सामने वाले ने अपने को मोर इंफॉर्मेशन दे दी। फिर अब वैसे ही एक मॉलिक्यूल इमेजिन करो 2 ब्यूटेनॉल। अब अगर मैं सिर्फ 2 ब्यूटेनॉल बोलूं तो 2 ब्यूटेनॉल से मुझे ये नहीं समझ में आएगा कि वो लाइट को पॉजिटिव डायरेक्शन में डिवेट कर रहा कि नहीं, तो इसलिए उसको लिखते हैं +2 ब्यूटेनॉल। तो +2 ब्यूटेनॉल वो मॉलिक्यूल होगा जो पॉजिटिव डायरेक्शन में डेविएट करेगा, और -2 ब्यूटेनॉल वो होगा जो निगेटिव डायरेक्शन में डेविएट करेगा। और जो +2 ब्यूटेनॉल है उसी का और एक नाम है पॉजिटिव डायरेक्शन वाला, डी ब्यूटेनॉल। और जो निगेटिव, एक मिनट, ये जो डी रहता है ना ये कैपिटल नहीं रहता, तो भी गलत हो गया यहाँ पे, डी ब्यूटेनॉल। और जो निगेटिव वाला रहता है उसको बोलते हैं एल ब्यूटेनॉल। डेक्स्ट्रो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी, लीवो रोटेटरी मतलब लेफ्ट, लीवो मतलब लेफ्ट, रोटेटरी मतलब रोटेट करना। तो प्लेन पोलराइज लाइट को जो चीजें पॉजिटिव डायरेक्शन में डिवेट करेंगी उनके नाम के आगे लिखना डेक्स्ट्रो रोटेटरी ब्यूटेनॉल मतलब डी ब्यूटेनॉल, और जो चीजें लेफ्ट डायरेक्शन में डिवेट करेंगी उनके आगे लिखना एल ब्यूटेनॉल। ठीक है, कैपिटल है या स्मॉल है अपन देख लेंगे बाद में, बट कंसेप्ट समझे दैट D stands for positive direction right side and L stands for negative direction left side। ठीक है, तो इस चीज को समझे अपन। और ये जो है ये क्या है, ये बिहेवियर टुवर्ड्स प्लेन पोलराइज लाइट है।
तो याद है अपन ने जैसा EZ पढ़ा था, तो EZ में क्या था, EZ में था ना सिस ट्रांस जैसा, तो वैसा यहाँ पे D और L है। D मतलब पॉजिटिव, L मतलब निगेटिव। टुवर्ड्स द बिहेवियर, टुवर्ड्स द लाइट, टुवर्ड्स द प्लेन पोलराइज्ड लाइट मॉलिक्यूल का बिहेवियर क्या है। सिर्फ 2-ब्यूटीन लिखने से ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म नहीं समझता, सिर्फ 2-ब्यूटानॉल लिखने से ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नहीं समझता, इसलिए फर्दर इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। प्लस ब्यूटानॉल एंड माइनस ब्यूटानॉल, दैट इंफॉर्मेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके, सो आगे बढ़े अपन थोड़ा सा, लेट अस मूव अहेड। डाउट्स प्लीज आस्क इफ यू हैव एनी डिफिकल्टीज सो फार। जनता बोर हो रही है क्या? किसी को कोई डाउट है तो प्लीज पूछ लो, नहीं है आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब होता है, अब अपन RNS कॉन्फ़िगरेशन पढ़ेंगे, इसके ऊपर ध्यान दें। तो याद है अपन ने 1 2 3 4 वाली नंबरिंग सीखी थी, C डबल बॉन्ड C में अपन ने EZ के लिए नंबरिंग सीखी थी, तो उसको बोलते हैं CIP नंबरिंग। वही वाली नंबरिंग हम लोग यहाँ पे R और S लिखने के लिए यूज करेंगे। द सेम नंबरिंग फॉर्मेट, द सेम नंबरिंग सीक्वेंस विल बी यूज फॉर RNS। तो अगर अपना डायरेक्शन ऑफ मोशन, अपना डायरेक्शन ऑफ विजुअलाइजेशन 1 2 3 का क्लॉकवाइज आता है तो उसको R बोलना, और 1 2 3 का काउंटर क्लॉकवाइज आता है, मतलब एंटी क्लॉकवाइज आता है, तो उसको S बोलना। इसका प्रैक्टिस करेंगे अपन अभी। तो पहले आप लोग ये याद करने की कोशिश करो कि डबल बॉन्ड के साथ में अपन ने कुछ तो भी ऐसा किया था। अगर हाइड्रोजन रहा, क्लोरीन रहा, तो क्लोरीन को नंबर 1 देते थे, हाइड्रोजन को नंबर 2 देते थे, और इधर साइड सपोज Br है, और ऊपर ऊपर अपन फिर से हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन फिर से 2 है, और Br क्या है, Br अभी यहाँ पे 1 नंबर है। तो ये जो 1 2 नंबरिंग अपन ने की थी, तो ये नंबरिंग अपने को कितनी करनी है, 1 2 3 4 तक जाना है अपने को। तो ऑप्टिकल आइसोमरिज्म के लिए नंबरिंग शुड बी 1 2 3 4 तक। ओके, फॉर ऑप्टिकल आइसोमरिज्म नंबरिंग शुड बी टिल 4, एंड ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म के लिए तो 1 और 2 ही रहता है। ठीक है, तो इसका अपन एक एग्जांपल देखेंगे। हाँ, ये देखो, ये ऐसे, ये व्यूअर है, यहां से अपने को देखना है। अब ये जो ग्रुप्स लगाए, जो क्या करते हैं अपन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप इज केप्ट अवे फ्रॉम द व्यूअर। जो सबसे छोटा प्रायोरिटी वाला ग्रुप है उसको अपन व्यूअर से एकदम दूर रख देते हैं। तो ये चारों में सबसे छोटा प्रायोरिटी वाला ग्रुप कौन सा है, डी। देखो ये जो ABCD लिखा है ये नंबरिंग है, एक्चुअली CIP नंबरिंग है। सो दिस इज द लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप। अब जो बचे हुए ग्रुप्स है, तो कौन से ग्रुप्स है इसमें, जैसे मॉलिक्यूल क्या है, मॉलिक्यूल है कार्बन, एक तरफ है CH3, दूसरी तरफ है इथाइल, जस्ट होल्ड ऑन, दूसरी तरफ है इथाइल ग्रुप, एक तरफ है OH और एक तरफ है हाइड्रोजन। तो पहले इसका नंबरिंग सीख लेते हैं अपन। OH को 1 मिलेगा, इथाइल को 2 मिलेगा, मिथाइल को 3 मिलेगा, और हाइड्रोजन को 4 नंबर मिलेगा। तो जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है उसको एकदम अलग रख दिया, दूर रख दिया, अवे फ्रॉम द व्यूअर रख दिया, और जो बचे हुए ग्रुप से उसका नंबरिंग करते थे 1 2 एंड 3। तो ये कैसा रोटेशन दिख रहा है, दिस इज क्लॉकवाइज, बराबर है। तो ये रोटेशन दिख रहा है क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज वाले को बोलते हैं R, तो इसलिए ये है R2 ब्यूटानॉल। तो समझे इस चीज को। ऑप्टिकल आइसोमरिज्म में 2 टाइप के नाम होते हैं, एक होता है D और L और एक होता है R और S। R और S जो है वो कन्वेंशन के ऊपर बनाया गया है, हमने डिसाइड किया प्रायोरिटी ऑफ द ग्रुप, और D और L जो है वो एक्चुअली मॉलिक्यूल ने लाइट को कैसा रिस्पॉन्ड किया उसका मेजर है। D और L से लाइट का बिहेवियर देखने को मिलता है, R और S से हम मॉलिक्यूल को डिफरेंशिएट कर पाते हैं। We are able to differentiate the molecules on the basis of R and S। तो क्लॉकवाइज वाली चीज को R लिखना और एंटी क्लॉकवाइज वाली चीज को S लिखेंगे अपन। ठीक है, तो इसमें कोई डाउट, ये जो व्यूअर वाला एग्जांपल है
और 1 2 3 4 जैसे चलना है, उसमें किसी को कुछ पूछना है क्या? नो डाउट्स? ओके, वेरी गुड। तो एक छोटा सा ट्रिक है मेरे पास में आर और एस स्टडी करने के लिए। देखो, अगर रोटेशन ऑफ द आई, व्यूअर का रोटेशन 1 2 3 है, फोर्थ ग्रुप इज always on away from the viewer. चौथे नंबर का जो ग्रुप है, इट इज ऑलवेज अवे फ्रॉम द व्यूअर। ओके, और 1 2 3 वाला अगर क्लॉकवाइज आया तो उसको लिखना आर, और अगर एंटी क्लॉकवाइज आया तो उसको लिखना एस। अब इसको याद करने का तरीका बोर्ड पे देखें सब लोग। जब भी हम आर लिखते हैं तो आर कैसे लिखते हैं? ये आर का जो गोला बनाते हैं वो ऐसे बनाते हैं ना, इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में गोला बनाते हैं। तो हम कैसे जाते हैं? हम क्लॉकवाइज जाते हैं, आर का गोला बनाने के लिए क्लॉकवाइज जाते हैं। लेकिन एंटी क्लॉकवाइज में एस का गोला कैसे बनता है? दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज में एस का गोला एंटी क्लॉकवाइज बनता है, बाद में क्लॉकवाइज हो जाता है, लेकिन यहां तक कैसा बन रहा है वो गोला? एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज इज एस एंड क्लॉकवाइज इज आर। दिस इज अ मेथड टू रिमेंबर दिस। किसके लिए? ये 1 2 3 के लिए। चौथे वाले को छोड़ देना, चौथा वाला हमेशा लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप अवे फ्रॉम द व्यूअर। तो आर एंड एस जो है ये क्या है? ये कन्वेंशन है, ये हमने डिसाइड किया है। अपन ने बैठ के डिसाइड किया कि मॉलिक्यूल को अपन कैसे नाम देंगे। जैसे हर बार मॉलिक्यूल को देख के पहचानना बहुत डिफिकल्ट होता है, हर बार तो पोलरीमीटर ट्यूब नहीं रहेगा लेबोरेटरी में। तो इसलिए क्या किया हमने, आर और एस ये दो डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशंस दे दिए। ठीक है, इसमें डाउट? श्रेया प्लीज आस्क। सर वो क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये कैसे पता चलता? हाँ, तो वो मॉलिक्यूल के अपन नंबरिंग देते हैं। याद है ई और जेड में हाँ। अपन ने कैसे नंबरिंग दी थी? जो हेवी वाला रहता उसको 1 नंबर, लाइटर वाले को 2 नंबर। हाँ। तो वो वाले नंबरिंग अपने को यहाँ पे चारों ग्रुप्स को देने की है। अपन उसका एक एग्जांपल लेंगे अभी। ठीक है? ओके सर। ठीक है, और उसमें भी हम ये याद रखेंगे कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है वो अवे फ्रॉम द व्यूअर रहना चाहिए हमेशा। हमेशा अपन लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप को दूर रखेंगे, अवे फ्रॉम द व्यूअर रखेंगे। बोलिए ईशा। सर आपने पिछले इसमें R2 ग्रुप का एग्जांपल दिया ना वो? हाँ, R2 ब्यूटानॉल, करेक्ट। हाँ सर, तो वो 2 ही क्यों लिया हमने वहाँ? हाँ, क्योंकि OH ग्रुप जो है वो 2 नंबर पे है। देखो वो नाम कैसा बना, वो ब्यूटानॉल का 2 है, ये है 2 ब्यूटानॉल। अब ये जो 2 ब्यूटानॉल मॉलिक्यूल दिख रहा है, इसमें मेरे को एक कायरल कार्बन दिख रहा है, जो कायरल कार्बन को मैंने स्टार से मार्क किया है। तो ये मॉलिक्यूल है 2 ब्यूटानॉल, और इसमें दो फॉर्मेट बनेंगे, या तो होगा R2 ब्यूटानॉल या तो होगा S2 ब्यूटानॉल। समझा ईशा? हाँ सर। जैसा ब्यूटीन था तो 2 ब्यूटीन बोला, लेकिन 2 ब्यूटीन में दो फॉर्मेट, सिस 2 ब्यूटीन भी हो सकता है, ट्रांस 2 ब्यूटीन भी हो सकता है। तो वैसा 2 ब्यूटानॉल, और 2 ब्यूटानॉल में R2 ब्यूटानॉल भी हो सकता है और S2 ब्यूटानॉल भी हो सकता है। और कोई डाउट इसमें किसी को? इट इज अ गुड थिंग कि जनता डाउट्स पूछ रही है। श्वेता प्लीज आस्क। सर वो 2 ब्यूटेन और सेकंड नंबर का कार्बन कैसे के कायरल हो गया? वो तो 4 डिफरेंट ग्रुप्स नहीं है ना? 4 डिफरेंट ग्रुप्स। लेफ्ट साइड में मिथाइल है, राइट साइड में इथाइल है, नीचे OH ग्रुप है और ऊपर हाइड्रोजन ग्रुप है। चारों ग्रुप्स उसके डिफरेंट हो गए। श्वेता कमेंट करे, चारों ग्रुप डिफरेंट इसलिए कायरल। यस सर, समझा। ओके गुड। ठीक है, तो अभी अपन इसका नंबरिंग का प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, इसको करते हैं डिलीट। तो अभी ध्यान से देखना, एक ग्रुप में बना रहा हूं यहाँ पे, ये कार्बन एटम है, ये सॉलिड वेज, ये पढ़ाया था मैंने आपको, ये डैश वेज। तो डैश वेज पे हाइड्रोजन रख देते अपन, इधर लिख दिया क्लोरीन, इधर लिख दिया फ्लोरीन और इधर लिख दिया ब्रोमीन ग्रुप। ठीक है, अब अपने को क्या करना है, अपनी आई निकालनी है।
अपनी आई निकालो, आँख में सॉकेट में से आँख निकालो और यहाँ से देखो। जब अपन उसको यहाँ से देखेंगे तो ग्रुप्स की अपन नंबरिंग करते हैं, याद करो वो CIP वाली नंबरिंग, EZ वाली नंबरिंग। तो Br को देना 1 नंबर, क्लोरीन को देना 2 नंबर और फ्लोरीन को देना 3 नंबर और हाइड्रोजन को देंगे 4 नंबर। फिर क्या करना, 4 वाले को इग्नोर करना। कर दिया इग्नोर। अब देखो 1 2 3 कैसा दिख रहा है। अगर मैं यहां से देखूं, यहां से, तो 1 2 3 कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, तो क्लॉकवाइज दिख रहा है, तो ये कंपाउंड हो गया R। ठीक है, अब इसका अगर मुझे कोई S बनाने बोले तो मैं क्या करूंगा, कोई भी 2 ग्रुप को लूंगा और उनकी प्लेसेस एक्सचेंज कर दूंगा। तो देखो मैंने Br और फ्लोरीन का प्लेस एक्सचेंज कर दिया, क्लोरीन वहीं पे, हाइड्रोजन भी वहीं पे। फिर वही चीज, हाइड्रोजन को 4 नंबर, क्लोरीन को 2 नंबर, ब्रोमीन को 1 नंबर, फ्लोरीन को 3 नंबर। अब देखते 4 नंबर को इग्नोर करना। 1 2 3 सीक्वेंस क्या बन रहा है, 1 2 3 सीक्वेंस ऐसा बन रहा है, मतलब ये क्या हो गया, ये वाला S कंपाउंड हो गया। तो ये जो 2 दिख रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, ये दोनों एक दूसरे के ऑप्टिकल आइसोमर्स है, ये दोनों एक दूसरे के एनांशियोमर्स है, क्योंकि उसमें कायरल कार्बन एटम है। उस कायरल कार्बन एटम के चारों ग्रुप डिफरेंट है, ऑल दी 4 ग्रुप्स आर डिफरेंट एंड देयरफॉर दीज आर कायरल कार्बन एटम्स, इसलिए इसको बोलते हैं RNS कॉन्फ़िगरेशन। बोलिए हर्षद। हर्षद कैन यू प्लीज अनम्यूट। सर हमें कंपाउंड को ऑब्जर्व किधर से करने का, मतलब जिसको 1 नंबर है वहां से क्या? नहीं, जिसको 1 नंबर है वहां से नहीं, अपने को हमेशा कंपाउंड को इधर से देखने का है। ऑलवेज ऑब्जर्व द कंपाउंड फ्रॉम बिटवीन द डैश वेज एंड द सॉलिड वेज। मैं लिख भी देता हूँ, अच्छा डाउट पूछा हर्षद ने, मैंने ये पॉइंट पहले बताना चाहिए था। ऑब्जर्व द कंपाउंड फ्रॉम बिटवीन द डैश वेज एंड द सॉलिड वेज, ऑलवेज, हमेशा, चाहे कोई भी कंपाउंड हो। इसमें भी अपन यहां से देखेंगे, इसमें भी अपन यहां से देखेंगे। हर्षद ओके? यस। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक पर एक बनाया हुआ एग्जाम्पल है, इसको स्टडी करते हैं। देखो ये क्या दिख रहा है, ये मिरर दिख रहा है, ये मिरर है। क्लोरीन का इमेज क्लोरीन के जैसा, ब्रोमीन का इमेज ब्रोमीन के जैसा, फ्लोरीन का इमेज फ्लोरीन के जैसा। हाइड्रोजन जो है वो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, 4 नंबर, उसको तो भूल ही गए। 1 2 3 कैसे करना है, अभी इसमें 1 2 3 देखो कैसा दिख रहा है। 1 2 3 इसमें दिख रहा है एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब S जैसा। और इसमें कैसा दिख रहा है, इसमें 1 2 3 दिख रहा है सीक्वेंस, 1 2 3 दिख रहा है R जैसा। तो R इनांशियोमर है राइट वाला और S इनांशियोमर है लेफ्ट वाला। ये एक एग्जांपल से भी अपन ने एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, प्लीज डोंट वरी, इसका एक वर्कशीट बन रहा है, अच्छा वर्कशीट बना रहा हूं मैं, शेयर कर दूंगा। आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो फील गुड फैक्टर आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें एक और चीज मैं बताना चाहूंगा यहाँ पे कि R and S is not related, R and S is not related to D and L। R और S जो है वो D और L को बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं है। आप ये मत समझो कि क्लॉकवाइज डायरेक्शन मतलब उधर का D रहेगा, ऐसा नहीं है, और एंटी क्लॉकवाइज मतलब उधर का L रहेगा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसमें गलतियां भी करते हैं। समझे इस चीज को, D और L क्या है, वो तो लाइट के लिए बिहेवियर है ना, वो तो कंपाउंड डिसाइड करेगा। कंपाउंड सोचेगा ना कि उसको लाइट को पॉजिटिव में डेविएट करना है कि निगेटिव में डेविएट करना है। और R और S क्या है, ये हमने अपने कन्वीनियंस के लिए बनाया है। तो R और S इज नॉट रिलेटेड टू D एंड L। ऐसा जरूरी नहीं है कि किसी कंपाउंड का R वाला D बनेगा तो उसका मतलब सारी दुनिया में सारे कंपाउंड्स का R D होगा, ऐसा नहीं है। कुछ कंपाउंड्स का R D है तो कुछ कंपाउंड्स का R L है।
देर इज नो रिलेशन बिटवीन दीज टू। हाँ, ये रिलेशन अपन डेवलप कर सकते हैं कि इफ फॉर सम कंपाउंड R इज इक्वल टू D, देन S विल बी इक्वल एल। किसी कंपाउंड का अगर R D बन गया तो उसका S L बन जाएगा, ये कॉमन सेंस वाली बात है। एंड सिमिलरली if R equals S, then R equals S हो ही नहीं सकता, सॉरी। if R equals L, then D will be equal to S, either this or this। तो कुछ कंपाउंड्स के लिए ये फॉलो होता है, कुछ कंपाउंड्स के लिए ये फॉलो होता है। ऐसा कोई इसका हार्ड एंड फास्ट सीक्वेंस नहीं है, इसका कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। ओके, सो एनी डाउट स्टिल हियर? इसमें कोई पूछना है किसी को, कोई डाउट, एनी कंसर्न्स, एनी डिफिकल्टीज? नहीं है? ओके, ठीक है। तो ये अपन ने देख लिया, एक एग्जांपल भी कर लिया। फिशर प्रोजेक्शन नेक्स्ट टर्न पे देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच, प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। कल मिलते हैं, कल फिशर प्रोजेक्शन एंड उसके आगे का थ्योरी डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास।